नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज भारत 24 की टीम के साथ में एक बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ में मिस्टर गुड्डू नारायण रेड्डी मौजूद हैं, जो कि रजाकार मूवी के प्रोड्यूसर हैं। 15 मार्च को ये मूवी रिलीज होने वाली है और बीजेपी लीडर हैं और साथ साथ में सोशल वर्कर हैं। सबसे पहले तो मिस्टर गुड्डू, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत 24 पर। थैंक यू। सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे यही रहेगा कि जब हम आज़ादी की बात करते हैं, क्योंकि आपकी मूवी आधारित है हैदराबाद के साइलेंट जेनोसाइड के ऊपर। उस बीच 1947 में 15 अगस्त को भारत को आज़ादी मिली, लेकिन हैदराबाद को आज़ादी मिलते मिलते एक साल लग गया, 1948 में मिलती है। इस मूवी का उद्देश्य क्या है और इस एक साल के दौरान क्या कुछ हुआ? जी, भारत को जब आज़ादी मिलने के बाद जो पूरा देश में लोग त्यौहार जैसा मना रहे थे, अपना तिरंगा उठा के अपने हाथ में लेके जो फेस्टिविटी था, वो निज़ाम सरकार के मुल्क में नहीं होने दिए। अगर जो भी तिरंगा को लेके आगे बढ़े, उनको या मार दिया गया या नहीं तो उनको लटकाया दिया गया या और किसी तरीके से उनको पनिशमेंट दिया गया। मतलब भारत में रहते हुए भी जो भारतवासी के जैसा लेने जीने का हक उस ज़माने का ये हैदराबाद प्रोविंस में लोगों को नहीं थी। तो और एक चीज़ क्या है, ये जो 15 अगस्त 1947 के बाद में जो 17 सितंबर 1947 तक जो हुआ, ये 396 डेज में कम से कम 60,000 रेप्स हुए और 2 लाख मर्डर्स हुए। और अब तक 75 साल गुजरने के बाद भी आज तक ये स्टोरी को बाहर नहीं लाने दिए या कोई लाने का हिम्मत नहीं करे। मेरा मकसद यही है कि आजकल का जो नौजवान लड़के हैं, आज अपना देश में 142 करोड़ लोग हैं, उसमें मेनली 18 साल से 35 साल के उम्र वाले नौजवान लड़के लड़कियां हैं। इनको अगर आप पूछे हैदराबाद को कब इंडिपेंडेंस आया बोलो तो कोई नहीं बोल सकेंगे। गोवा कब पोर्चुगीज से इंडिया को मिला वो नहीं बोल सकेंगे। तो बहुत सारा हिस्ट्री, स्पेशली अपना देश में हिस्ट्री बोले तो सिर्फ अलाउद्दीन खिलजी, अकबर, नहीं तो शाहजहां, औरंगजेब का लिखाया गया। क्योंकि कोई भी किताब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर लिखते हैं, हिंदू राज के बारे में कोई नहीं है। जो हिंदूज के ऊपर जो हमला हुआ, जो फोर्सफुल कन्वर्शंस करने की कोशिश की, ये जो मीर उस्मान अली पाशा द 7th निज़ाम, इसके बारे में कोई कहीं लिखा हुआ ही नहीं है। तो भी अगर कहीं दफनाया गया या कोई बोल नहीं सकता। मेरा मुख्य उद्देश्य यही है कि आज का नौजवान लोगों को उस जमाने का हिस्ट्री जानने का हक है। और उसी के वजह से मैं, और एक चीज क्या है, उस जमाने में जो रजाकार ये जो साइलेंट जेनोसाइड चलाए, लाखों लोगों को मारे और हजारों लोगों को रेप किए, ये फिर देश में फिर रजाकार पैदा नहीं होना। तो नहीं होना तो क्या करना है, या किताब में लिखे तो आज किताब पढ़ने का सिचुएशन में नहीं है लोग, पूरा डिजिटल हो गए या सिनेमैटिक। अगर चरित्र को चित्र के रूप में निकालना है, मतलब हिस्ट्री को सिनेमा के रूप में निकालना बोल के मुझे इच्छा थी और आया भी प्रेरित। मैं लॉर्ड भगवान बालाजी के मंदिर दर्शन के लिए गया था, सडनली मुझे आया रजाकार बोल के। मैं ये सोचा कि बालाजी भगवान ने मुझसे ये सिनेमा निकालने की मतलब एनकरेजमेंट कर रहे भगवान, तो उनका आदेश को तो मैं पालन करना बोल के मैं इसको निकालते गया। अच्छा, रजाकार नाम ही क्यों रखा गया और रजाकार का मतलब क्या होता है, और आखिरकार क्यों रजाकार जो थे वो भारत का साथ छोड़कर पाकिस्तान के साथ में दोस्ती करना चाहते थे? वो रजाकारी है, उसके लिए रजाकार रखे। क्योंकि अगर दूसरा आप नाम लगाएंगे लोग कनेक्ट नहीं होंगे। क्योंकि देर इज सम काइंड ऑफ हिस्ट्री ऑन द यूट्यूब एंड सम गूगल एंड हियर एंड देयर। अगर इफ यू जस्ट टाइप रजाकार एंड आस्क, सपोज इसी को और कुछ दूसरा नाम लगाते तो कनेक्ट नहीं कर सकते। यू कैन नॉट कनेक्ट। दैट इज वाई मोर इम्पॉर्टेंटली ये जो रजाकार का जो नेतृत्व किया वो कासिम रिजवी वेरी डेंजरस आदमी था। और मीर उस्मान अली पाशा जो 7th निज़ाम थे, उसके दादा परदादा तो अच्छे ही थे, एक बहुत बुरा था, फिर ये भी बहुत सबसे बड़ा शैतान निकल गया ये मीर उस्मान अली पाशा। क्योंकि अपने देश के प्रजा को कोई भी राजा आज तक ऐसा हिस्ट्री में नहीं दिखा, कहीं पढ़े भी नहीं हम कि उनको फोर्सफुल कन्वर्शन कराए या नहीं तो कोई काम करे या नहीं करे तो उनको मार दिया गया, नहीं तो बलात्कार किया गया। ये सब चीज़ ये ठीक नहीं है। वो जो भी किया आज का ज़माने को दिखाना है
और एनलाइटन करना है, पब्लिक को मालूम होना है, क्योंकि हिस्ट्री बोलो तो ओनली मुस्लिम किंग्स के बारे में है और हिंदुओं के ऊपर इतना साइलेंट बड़ा जेनोसाइड हुआ, फिर आगे नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना बोल के मैंने ये उद्देश्य से मैं किया। और ये कोई मजहब के अगेंस्ट नहीं है या किसी के अगेंस्ट नहीं है, मेरा इंटरेस्ट है हिस्ट्री को सिनेमा के रूप में बताना है। अच्छा, और ये सिनेमा भी ऐसा वैसा सिनेमा नहीं है, कोई हिस्टोरिकल कोई डॉक्यूमेंट्री निकाले जैसा नहीं है। इसमें कम से कम 6 करोड़ रुपए का सीजी इफेक्ट्स है, मतलब आज का मॉडर्न सिनेमा कैसा रहता वो देख सकते, उतना फैंटास्टिकली निकाला गया विथ हाई बजट। 50 करोड़ रुपए हुए सिनेमा निकालने के लिए, इतना बड़ा रिस्क लिया, क्योंकि हमारे देश के नौजवान इस सिनेमा, नौजवान ही नहीं इवन बुजुर्ग भी देख के मालूम कर सकते हैं कि अपना देश में हैदराबाद बोल के एक बहुत ब्यूटीफुल जगह थी, वो अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल अगर उसको हासिल नहीं करते थे, मतलब उसको ऑपरेशन पोलो करके वो मर्ज नहीं करते थे, आज वो हैदराबाद पाकिस्तान में रहता था। पाकिस्तान में जैसा रोटियों के लिए मस्जिदों को तोड़ के खा रहे, वैसा ही हालत अब हैदराबाद में रहती थी। वो चीज हम बताना है, जरूरी है। इस इतिहास को इस चित्र के रूप में मैं निकाला, पक्का यहाँ के हमारे पूरे जनता देखना है और इसकी प्रशंसा भी करना बोल के मेरा इच्छा है। तो क्या हैदराबाद की आज़ादी का पूरा श्रेय यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही जाता है, क्योंकि ऑपरेशन पोलो उनके द्वारा चलाया गया, जो कि एक बड़े कंट्रीब्यूटर के तौर पर सामने आया था? नेचुरली उसके लिए तो उनको सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया बोलते। उन्होंने इंडिया को यूनाइटेड देखना चाहे, अगर वो नहीं चाहे तो आज का कश्मीर जो है अपने पास नहीं रहता था, वो जूनागढ़ अपना देश में नहीं रहता था, ये हैदराबाद अपना देश में नहीं रहता था, अलग अलग प्रोविंसेस बन के, वो तो पीओके बन के रहता था, वो जूनागढ़ और कोई देश छोटा देश बन के रहता था। हैदराबाद तो जाके पाकिस्तान में तुर्किस्तान बनाना चाहे तो पाकिस्तान के साथ दोस्ती रख के वही तरीके से जीते थे हमारा भी जिंदगी। क्या ऑपरेशन पोलो में खून खराबा हुआ था? नेचुरली होता ना, मिलिट्री एक्शन जब पुलिस एक्शन हुआ तो इधर के फोर्सेस भी, सिक्योरिटी फोर्सेस भी मारे जाते और रजाकार भी मारे जाते। मोस्टली ज्यादा रजाकार मारे गए उस जमाने में, क्योंकि उन्होंने जब तक ही बहुत सारे लोगों को मार दिया गया तो मारने वालों को तो मारना ही अच्छा है। अच्छा, इस बीच मूवी पूरी एक्शन पैक्ड है, क्योंकि 17 सितंबर को ट्रेलर रिलीज होता है। ट्रेलर हम सभी ने देखा है और ट्रेलर दिखाता है कि कितना एक्शन मूवी में है और मूवी में क्या कुछ होने वाला है। उस बीच इस सबको मैनेज करना कितना बड़ा चैलेंज रहा? मेरा मूवी जब बनते मैं एक्चुअली सितंबर अक्टूबर में मैं रिलीज करना चाह रहा था, लेकिन जो पुराने जो सत्ते में थे टीआरएस पार्टी के, ये भी मेरा एक सवाल है कि मूवी इतनी डेट क्यों आगे बढ़ाई गई, क्योंकि 17 सितंबर को लिबरेशन डे के दिन ट्रेलर रिलीज होता है और उसके बाद डेट आगे बढ़ते अब 15 मार्च को रिलीज होने। तो हमें बहुत दिक्कतें दिए गए और सेंसार बोर्ड में, बॉम्बे में, हैदराबाद में कोई कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर्स जाके एप्लीकेशंस दर्ज किए, इलेक्शन कमीशन को लिखे, हम पूरा ये सब क्लैरिफिकेशन करके कट कर लेके, अगर पूरा सेंसर सर्टिफिकेशन के लिए समय लगा और मैं भी इलेक्शन में बिजी था ना, मैं इलेक्शन लड़ूं या सिनेमा बताओ, तो उसके लिए मैं तो इलेक्शन लड़के, ठीक है, नतीजा तो नेगेटिव निकला, बट सिनेमा के बारे में तो मैं ये सोचता हूँ, ये सिनेमा हिस्टोरिकल सिनेमा रहेगी। देश में ऐसे सिनेमा शायद ही बना या बन सकता है, क्योंकि उतना फैंटास्टिक सिनेमाटोग्राफी है। इसमें कोई बड़ा हीरो नहीं होगा, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसा दी हीरो था और पूरी दुनिया में और कौन हो सकता है। उसके लिए वही है प्रोटैगनिस्ट, एंटागनिस्ट ये है निज़ाम मीर उस्मान अली पाशा। अच्छा, क्योंकि आपने इलेक्शन का जिक्र किया कि उसकी वजह से मूवी की डेट को आगे बढ़ाया गया, उस बीच इसी से संबंधित सवाल करूंगी। प्रोपेगेंडा का आरोप लगता आया है, जैसे पिछले साल की अगर मैं बात करूं, कश्मीर फाइल रिलीज हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मूवी रिलीज हुई, आर्टिकल 370 अभी हाल फिलहाल में रिलीज हुई और उसके साथ साथ में वीर सावरकर भी रिलीज, और इस बीच आपकी मूवी रिलीज हो रही है। क्या आपको लगता है कि आपके ऊपर प्रोपेगेंडा फैलाने का आरोप लग सकता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव शुरू होने वाले हैं और आप बीजेपी लीडर भी हैं? मैं बीजेपी लीडर पक्का हूं। मैं ये प्रोपेगेंडा करके सिनेमा बता के वोट लेने का पार्टी बीजेपी पार्टी नहीं है। आज का दिन पूरा दुनिया में सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक पार्टी, सबसे बड़ा पार्टी कार्डर बेस कोई पार्टी है तो वो बीजेपी है। आज बीजेपी के पास 13 करोड़ कार्यकर्ता है, रिकॉर्डेड एंड रजिस्टर्ड है। सो 13 करोड़ लोग जब रहने के बाद एक एक कार्यकर्ता अगर 3 वोट भी लाए तो 52 करोड़ के वोट आएंगे बीजेपी पार्टी को।
ये सिनेमा बता के बीजेपी पार्टी वोट लाने का ज़रूरत नहीं है। नरेंद्र भाई मोदी जी आज जिस तरीके से देश का पालन कर रहे, जिस तरीके से आगे लेके जा रहे, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को भारत को बनाना बोल के जो उनका जो ड्रीम है, वो ड्रीम प्रोजेक्ट को लेके आगे कैसा भी जाएंगे। ये सब छोटे छोटे चीज़ें सिनेमा या नहीं तो गाने का जरूरत नहीं है। आज का दिन पूरा भारतवासी, हर आदमी इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, क्रीड एंड कल्चर आज नरेंद्र मोदी के पीछे है और बीजेपी पार्टी के साथ है। अच्छा, 17 सितंबर की तारीख चुनी गई, लिबरेशन डे होता है, यही तारीख ट्रेलर लॉन्च के लिए क्यों चुनी गई? नेचुरली नो, जिस दिन अपना लिबरेशन हुआ उसी दिन तो अपना त्योहार मनाने का है। अब तक जो पालन किया वो केसीआर पहले बोलता था जब कांग्रेस के गवर्नमेंट थी, अरे 17 सितंबर को ऑफिशियल लिबरेशन डे बनाना है। वो जैसा सत्य में आया वो भूल गया। सिर्फ बीजेपी आज याद रखे वो काम करती है 17 सितंबर। अमित शाह जी भी 2 बार तेलंगाना को 17 सितंबर 2024 भी आए, 23 भी आए और 22 भी आए और 21 भी आए। अमित शाह जी हर 17 सितंबर को हैदराबाद आ रहे। वो बहुत ही दैट इज ए इम्पॉर्टेंट डे ऑन विच हैदराबाद गॉट लिबरेटेड। अच्छा, 17 सितंबर को ट्रेलर रिलीज होता है, उसके बाद बीआरएस नेता हैं के कविता, जब वो इस ट्रेलर को देखती हैं तो वो सामने आती हैं, विद्रोह करती हैं, कहती हैं कि मूवी को रिजेक्ट किया जाए। तो उनके स्टेटमेंट का कितना प्रभाव पड़ता हुआ आपको नजर आ रहा है और कितने मायने उनके ये स्टेटमेंट रखते हैं आपके सामने? तेलंगाना में वो कहती है, ये तो अभी इनका नतीजा तो ऑलरेडी मालूम हुआ है। तेलंगाना के लोग उनको रिजेक्ट किए, रिजेक्ट करके आज कांग्रेस को पार्टी को सत्ते में लाए। ये तो चरित्रहीन हो गए, क्योंकि इनका गठबंधन था एमआईएम के साथ। तो एमआईएम उन बहुत खास रिश्तेदार थे, तो उनको कजोल करने के लिए, उनको खुश रखने के लिए तो ये इसका मतलब अपोज किए इस मूवी आने के लिए। और बहुत सारे बात करें, कोई रोक नहीं सकता। हमारा देश का जो जुडिशरी के ऊपर मेरे को पूरा विश्वास है, अगर कोई रोके या बैन करे और कुछ किए तो भी मैं जाके मैं अपना रिलीफ लेके आ जाऊंगा। के कविता का ये कहना है कि हमारे हैदराबाद में बहुत हार्मनी है, पीस है, और उनको ये लगता है कि ये खून खराबे वाली मूवी है, क्योंकि बहुत लाउड मूवीज हालांकि दर्शक देख रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या आपको लगता है कि इतना ज्यादा खून खराबा मूवी में दिखाना ठीक है? क्यों नहीं बताना, जब हुआ है वो सहे है हमारे पूर्वजों ने, वो चीज को आज यहाँ के लोगों को, भारत के लोगों को अगर बताने में क्या दिक्कत है? क्या है? तुम तो चरित्रहीन। अभी ये इन लोगों के बारे में कविता एंड कंपनी के बारे में बात करना तो वेस्ट है। उनके बारे में जिक्र भी करना, बात भी करना, नाम भी लेना वेस्ट है। क्या आप स्टेट बैन के लिए तैयार है अगर कोई स्टेट इस मूवी के ऊपर इन्हीं सभी आरोप लगा कर बैन कर दे? क्योंकि कई सारी मूवीज रही हैं इतिहास में जो कि ऐसे स्टेट बैन्स झेल चुकी हैं इन कारणों की वजह से। मैं तो समझता हूं कि आज हमारा तेलंगाना स्टेट इसको बैन नहीं करेगी, क्योंकि तेलंगाना के बारे में है और सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में है। वो वही तो बचाया हैदराबाद में। आज जो भी पालन कर रहे, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल अगर बचाते नहीं थे तो आज वो पालन कैसा करेंगे? आज इंडिया में कैसा एंजॉय करेंगे फ्रूट्स ऑफ द डेवलपमेंट, फ्रूट्स ऑफ द एग्जिस्टेंस? तो बीजेपी लीडर भी हैं आप, तो ये बड़ा टैग यहाँ पर लग सकता है आपके प्रोड्यूसर होने के साथ में, सोशल वर्कर होने के साथ में, लेकिन क्योंकि इलेक्शन है, क्योंकि बीजेपी 400 पार का नारा दे रही है और लगातार ऐसी मूवी आ रही हैं, तो आप फुल तैयार हैं? आप ये कह रहे हैं कि ये प्रोपोगंडा मूवी होने का आरोप झेलने के लिए पूरी तरीके से तैयार? मैं तो उसका जवाब दिया ना, जब हमारा पार्टी में 13 करोड़ का कार्डर स्ट्रेंथ है, तो 52 करोड़ वोट लाने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक कार्यकर्ता 3 ही बोल रहा हूँ। बीजेपी का कार्यकर्ता एक्चुअली 10 वोट लाने का शक्ति रहता उनका, तो 13 इंटू 10 बोलो तो 130 करोड़ वोट्स आएंगे। मतलब इमेजिन करिए। तो ये जो भी आरोप आने दो, हम आरोप को स्वीकार करेंगे और मेरा मुख्य उद्देश्य यही है। एक फैंटास्टिक ब्यूटीफुल एक प्रोविंस थी हैदराबाद, उस प्रोविंस के अंदर जो राक्षस का पालन हुआ है, जो जेनोसाइड हुआ है, उस चीज को मैं सामने ला रहा हूं सिनेमा के जरिया। इस सिनेमा को पूरे लोग देख के जानो क्या हुआ, फिर आगे ऐसा चीज होना क्या बोल के भी आप क्वेश्चन कर लो। नहीं होना तो फिर जागरूकता के साथ रहना है। अच्छा, जब इस तरीके की मूवीज आती हैं तो थ्रेट्स आना बहुत कॉमन बात होती है, और आपकी मूवी को लेकर आपको भी कई सारे थ्रेट्स हैं। क्या कुछ वो थ्रेट्स हैं? मैं चाहूंगी कि आप हमारे व्यूअर्स को एक बार बताएं, और इन थ्रेट्स को आप एज अ चैलेंज कैसे लेते हैं और कैसे इनको ओवरकम करके आगे आते हैं? थ्रेट
बहुत सारे थ्रेट्स आए, 1100 थ्रेट्स है मुझे, वो करेंगे ये करेंगे। मैं थ्रेट विट को कोई डरता नहीं। मैं आई एम सन ऑफ द सॉइल, मैं तेलंगाना का बच्चा हूँ और मेरा नाम गूडूर नारायण रेड्डी है। मेरा दादा का नाम मुझे दिया गया। मेरा दादा लेट गूडूर नारायण रेड्डी गूडूर गांव में एक हासिम रिजवी एंड गैंग 500 रजाकारों के साथ फेस ऑफ हुआ है। पूरे गांव वाले आके पूरे सिकल्स एंड पूरे पौड़े पूरे सब लेके लेट गूडूर नारायण रेड्डी के पीछे खड़े, ये धूम हिलाते हुए भागे और भागते भागते हमारे गांव के बाजू का जो बीबी नगर ब्रिज है उसको ब्लास्ट करते गए। दैट इज द लास्ट इंसिडेंट। ये सिनेमा निकालने का प्रेरणा मुझे इतने सारे बचपन का यादें हैं, बचपन में सुने हैं। आज भी मेरे एक नाना है, वो 98 ईयर्स के हैं। मेरे दादा के बारे में बोलते हैं, अरे क्या लड़ा था वो, क्योंकि मेरा दादा तो वतनदार थे, माल पटेल, पुलिस पटेल बोलते हैं उनको। तो वो लोग तो ऐसा ये व्हाट यू कॉल इट एज फ्रीडम फाइटर का जो पेंशन लेना वो सब नहीं लिए, क्योंकि नहीं हम नहीं लेते बोल के लिखा है भी नहीं। तो उनका कम से कम दादा को ट्रिब्यूट दिए सो वाला में एक पोता होता। और हमारा तेलंगाना में जो हजारों लोग महिलाओं ने जो अत्याचार सहे हैं और जो पुरुष जो लाखों लोग मारे गए हैं, तो उनको कम से कम हम एक ट्रिब्यूट पे करे जैसा रहता, उनको रिमेम्बर करे जैसा रहता, उनके खानदान अच्छे रहना, भगवान के दया से पूरे अच्छे रहना, क्योंकि वो लोग तो इतने हीनस क्राइम्स सहे हैं वो लोग। ये जानकारी लोगों को देना है, पता चलना है, फिर रजाकार पैदा नहीं होना। क्योंकि हम सुने हैं इसी हैदराबाद का उसी रजाकार से पैदा हुए सो एक अकबरुद्दीन ओवैसी। अकबरुद्दीन ओवैसी एक चंद साल पहले क्या कहा मालूम है, पुलिस डीजी को उद्देशित करते हुए, 15 मिनट पुलिस वाले हटो, हम क्या है बताएंगे भारत में बोल के बोले। ऐसे डायलॉग, फालतू डायलॉग किसको होना है? छोटा मोटा बच्चा आके ऐसा बोल सकता क्या? देश भारत माता है, इस भारत माता के बच्चे गंगा जमुना के तहजीब से रहो, लेकिन मैं पहलवान हूं, मैं तुरुम खान हूं बोल के मत जियो। इस पूरे जो भी है भारत माता का बेटा बेटी बन के रहो। इस देश में गंगा जमुना का तहजीब से जिएंगे, ना आपके मजहब से हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना हमारा मजहब से आपका प्रॉब्लम नहीं रहना। कभी भी कोई हिंदू राजा या कोई हिंदू स्टेट वाला कोई जाके दूसरे के ऊपर हमला नहीं करा। कभी भी खिलजी आया, बाबर आया, फलाना आया, लेकिन कोई देश से कोई जाके दूसरा जगह पे ये नहीं किए। और इस देश में रहते हुए हम रहेंगे भाई भाई, लेकिन ऐसे फालतू काम करेंगे बोलो तो कल का दिन इसका पत्थर से ईंट का जवाब पत्थर से बोले जैसा रहना है। अच्छा गुरु जी, मेरा आपसे लास्ट सवाल रहेगा। मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को शॉर्ट में बताएं कि इस फिल्म में ऐसा क्या है जिसको उन्हें देखना बहुत जरूरी है। इस मूवी का सार क्या है? क्या वो वन फैक्टर है सिंगल जिसको देखने के लिए इस मूवी को 15 मार्च के बाद और 15 मार्च से ही थिएटर्स में जाना मैंडेटरी है? ये मूवी इट्स ए फैंटास्टिकली मेड, बिकॉज रिक्रिएटिंग 1947 और 1948 को रिक्रिएट करके आपको बताना तो आसान नहीं है। और ओरिजिनलिटी मिला है, कोई ऐसा आर्ट वर्क करके यही सिनेमा है बोल के नहीं निकाले। ये हाई बजट मूवी है। आपको बाहुबली जो मूवी देख के जो अनुभूति मिली, ये मूवी देखते हुए भी आपको टेक्निकली आपको साउंड, म्यूजिक, गाने, गायक भी कौन है? शंकर महादेवन, कैलाश खेर, फिर हमारा नेटिव और एक गायक गायनी है, उनका नाम है मोहना बोगराजू। ऐसे गायक है। और बीम्स बोल के अभी हॉट स्टार है उन्होंने, ये जो म्यूजिक डायरेक्टर है, बहुत बढ़िया निकाले, कभी कोई शिकायत नहीं। अगर कोई सिनेमा देख के अगर कुछ पैसे नहीं, हमारा पैसे वेस्ट हो गया बोलो तो हम खत लिख सकते हैं, हम उनको मनी ऑर्डर के फैमिली के साथ जा सकते हैं मूवी देखने। ये अनफॉर्चुनेटली इसमें जो क्राइम जो है, जो क्राइम की वजह से ये सर्टिफिकेट दिया। बियॉन्ड दैट फैमिली के साथ वॉचेबल मूवी, 18 इयर्स एंड अबव, यस। ओके, सो इट्स अ फुल एक्शन पैक्ड मूवी। शंकर महादेवन के गाने हैं और कैलाश खेर जी के पूरे आपको गाने मिलेंगे, एक्शन मिलेगा, म्यूजिक मिलेगा और इतिहास से आप रूबरू होंगे, जिसको जानना बहुत ज्यादा मैंडेटरी हो जाता है, खास तौर पर 2024 की जब हम बात करते हैं। शुक्रिया आपका मिस्टर गुडू नारायण रेड्डी, बहुत बहुत भारत 24 के साथ में जुड़ने के लिए। थैंक यू।